अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक कोड। पिछले लेक्चर को थोड़ा सा रिपीट कर लूं ताकि आपकी जहन में कंटिन्यूटी बना रहे। बच्चों, जेनेटिक कोड होता है बेस की सीक्वेंस या न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस डीएनए का। वो जब बाद में कॉपी होकर आ जाती है एमआरएनए में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए में जो बेस की सीक्वेंस है, उस बेस की सीक्वेंस के हिसाब से अमाइनो एसिड्स जोड़ जाते हैं और प्रोटीन बन जाते हैं, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स की शक्ल में मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस अंजाम दे देते हैं। तो अमाइनो एसिड का जोड़कर प्रोटीन बनना एज पर द सीक्वेंस ऑफ बेस प्रेजेंट इन द एमआरएनए which has been transcribed from DNA, उस प्रोसेस को हम कहते हैं बच्चों ट्रांसलेशन। अब जेनेटिक कोड बेस की सीक्वेंस है जो कॉपी होकर आता है डीएनए से एमआरएनए में। एमआरएनए में उसी कोड के हिसाब से प्रोटीन बन जाती है, उसको हम कहते हैं जेनेटिक कोड। तो एक्चुअली बच्चों ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो डीएनए में स्टोर था, वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेटिकल कोड्स कॉपी हो जाती है डीएनए से एमआरएनए में। एमआरएनए में जो बेस की सीक्वेंस आप आ जाएंगे, उसी बेस की सीक्वेंस के हिसाब से अमाइनो एसिड जोड़कर प्रोटीन बन जाती है, जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस को डिस्कस करने से पहले यहां जेनेटिक कोड समझना बहुत जरूरी है। कल हमने जेनेटिक कोड की ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ ली। आज हम पढ़ने वाले बच्चों जेनेटिक कोड की कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। जेनेटिक कोड की पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है। जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। ये तो कल जब ब्रीफ हिस्ट्री आपको पढ़ा रहा था, वहां साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट की बेस पर, रिसर्च की बेस पर यह मालूम किया कि जो बेस की सीक्वेंस है जो अमाइनो एसिड्स को कोड करता है, वो बेस की सीक्वेंस में बेस जो है 3-3 के ग्रुप बनाता है। 3-3 बेसिस की ग्रुप बनते हैं। तो 3 कंसेक्यूटिव बेस जब साथ में बैठते हैं तो बाद में वो जाके आगे एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करती है। इस तरह से मालूम किया जॉर्ज गेमो ने ये कॉन्सेप्ट दिया ट्रिपलेट नेचर ऑफ जेनेटिक कोड की, कि जेनेटिक कोड जो है वो ट्रिपलेट है। मींस ए सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव बेसिस, मिसाल जैसे AUG, यहां हम एक छोटा सा एमआरएनए बना लेते हैं बच्चों, 5 प्राइम to 3 प्राइम, AUG, CCU या GUG ऐसे। तो ये जो बेस की सीक्वेंस है, इन बेस की सीक्वेंस में से 3 कंसेक्यूटिव बेसिस, ये जैसे AUG, CCU, GUG, ये 3 कंसेक्यूटिव बेस है। ये स्पेसिफाई करते हैं किसी एक अमाइनो एसिड को। मिसाल जैसे AUG स्पेसिफाई करता है मिथियोनिन को, CUC स्पेसिफाई करता है प्रोलीन को। ये प्रोलीन, मिथियोनिन अमाइनो एसिड्स हैं। 20 स्टैंडर्ड्स अमाइनो एसिड है, आपको बताया जा चुका है। GUG कोड करता है मिसाल वैलिन को। तो ये 3 कंसेक्यूटिव बेस स्पेसिफाई for a particular amino acid, या specifies या codes for a particular amino acid. That's why we call this 3 consecutive base as triplet. तो genetic code is triplet. ये आप समझ गए? ओके। दूसरा जो characteristic important ये है बच्चों कि genetic code is non-overlapping। हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। ये जो जेनेटिक कोड है ट्रिपलेट कोड, ये जो बेस की सीक्वेंस है, इस बेस की सीक्वेंस में किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर मौजूद बेस, किसी एक लोकेशन पर मौजूद जो नाइट्रोजन बेस है, वो किसी एक कोडान का हिस्सा होता है। सिर्फ एक कोडान का हिस्सा होता है, 2 कोडान शेयर नहीं करता एक बेस को। मिसाल अब यहां G की मिसाल लेंगे। यहां मिसाल इस बेस की सीक्वेंस में ये G है, G पे नजर रखना। ये जो बेस G है,
ये सिर्फ एक कुरान का हिस्सा है और वो कुरान है AUG। AUG का हिस्सा है ये जी। ये एट द सेम टाइम GCC ये मिलकर एक और कुरान नहीं बनता। GCC मिलकर एक कुरान नहीं बनता। देखो जी सिर्फ AUG का हिस्सा है, GCC का हिस्सा नहीं है एट द सेम टाइम। और ऐसा हो जाएंगे जी इसका भी हिस्सा और इसका हिस्सा भी हो, हम उसको कहते हैं ओवरलैप। जी इज ओवरलैप बाय GCC एंड AUG। ऐसा नहीं है बच्चों, एक बेस सिर्फ एक कुरान का हिस्सा होता है, दो कुरान का हिस्सा नहीं होता। ए बेस इज ए कंपोनेंट, इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट of only one Quran, not more than one Quran. That is why we call genetic code is non-overlapping. समझ गया? जैसे AUG का हिस्सा है जी, GCC का हिस्सा नहीं है, ये CCU यहां से आ गया और एक कुरान खुद बनेगा। इस वजह से ये C है, ये CCU का हिस्सा है, इससे आगे पीछे किसी और कुरान का हिस्सा नहीं है। तो आपको सिंपली ये याद रखना है, जेनेटिक कोडॉन, जेनेटिक कोड जो mRNA में बेस की सीक्वेंस है, उनमें एक बेस किसी एक कोडॉन का हिस्सा होता है, दो कोडॉन्स का हिस्सा नहीं होता। इसी को कहते हैं हम नॉन ओवरलैपिंग। और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों, तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगुअस। नॉन एम्बिगुअस, जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगुअस। यहां एम्बिग्यूटी नहीं है, एम्बिग्यूटी नहीं है। नॉन एम्बिगुअस का मतलब यह है बच्चों, ये जो जेनेटिक कोड है, ठीक, AUG, CCU, GUG, इनको हम कोडॉन्स कहते हैं, ट्रिपलेट कोड्स हैं। एक कोडॉन सिर्फ एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। वन कोडॉन स्पेसिफाइज ए पर्टिकुलर अमाइनो एसिड। एक कोडॉन से सिर्फ एक अमाइनो एसिड कोड हो सकते हैं। एक कोडॉन से, एक स्पेसिफिक कोडॉन से एक से ज्यादा अमाइनो एसिड कोड नहीं होता। अगर वो होता है तो फिर यहां एम्बिग्यूटी आ जाएगा कि समझ नहीं आएगा कि इस अमाइनो एसिड से, इस कोडॉन से कौन सा अमाइनो एसिड बन गया। इसलिए एक कोडॉन से सिर्फ एक ही पर्टिकुलर अमाइनो एसिड कोड हो सकते हैं। मिसाल जैसे AUG सिर्फ और सिर्फ कोड करता है, स्पेसिफाई करता है मिथियोनिन को। जब भी AUG होगा mRNA में, ये AUG कोड करेगा सिर्फ और सिर्फ मिथियोनिन को, किसी और अमाइनो एसिड को नहीं। सिमिलरली CCU कोड्स फॉर प्रोलीन, ऑलवेज प्रोलीन। CCU कोड्स फॉर ऑलवेज फॉर प्रोलीन। CCU always codes for a proline, not any other amino acid. Similarly, GUG codes for example के लिए ले रहा हूं, always codes for valine, not any other amino acid. तो एक कोडॉन से सिर्फ एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड कोड हो सकते हैं, नॉट मोर देन वन अमाइनो एसिड। इसको कहते हैं हम नॉन एम्बिगुअस नेचर ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक, तो नॉन एम्बिगुअस का मतलब क्या है कि एक कोडॉन स्पेसिफाई करता है किसी एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को, नॉट मोर देन वन अमाइनो एसिड। ठीक है बच्चों, इसको कहते हैं हम नॉन एम्बिगुअस नेचर ऑफ जेनेटिक कोड। और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है बच्चों, मैं इसको मिटाता हूं जैसे जैसे खत्म होता है। आपको मालूम है हमारे पास 64 कोडॉन्स है, वी हैव 64 कोडॉन्स। ठीक, 4 किस्म के बेस है, 4 किस्म के बेस 3-3 के ग्रुप में बिठाएंगे तो कितने कोडॉन बन सकते हैं? वो बराबर है बच्चों 4 is equal to 4 into 4 into 4 into 4 is equal to 64 कोडॉन्स। We have 64 कोडॉन्स। उन 64 कोडॉन्स में से एक कोडॉन ऐसा है जो हमेशा mRNA की, मैसेंजर आरएनए की शुरुआत में होती है और वहीं से शुरुआत होती है प्रोटीन सिंथेसिस। उस कोडॉन को कहते हैं बच्चों इनिशिएशन कोडॉन। तो देयर इज एन इनिशिएशन कोडॉन। और ऑफ दिस 64 एक कोडॉन क्या है बच्चों? इनिशिएशन कोडॉन। तो ये भी एक खुसूसियत है, इनिशिएशन कोडॉन। इनिशिएशन कोडॉन, इनिशिएट में शुरुआत करना, इनिशिएशन कोडॉन। 64 में से एक कोडॉन जो है, एक ट्रिपलेट जो है वो
इनिशिएशन कोडॉन का काम करता है, दैट एक्ट्स एज इनिशिएटर। इनिशिएशन कोडॉन वहीं से होता है, वहीं से शुरू होती है। तो वो इनिशिएशन कोडॉन है बच्चों AUG, याद रखना AUG इज द इनिशिएशन कोडॉन। ये यूजुअल इनिशिएशन कोडॉन है, कॉमन इनिशिएशन कोडॉन है। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, कुछ प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन कोडॉन AUG के बजाय GUGB, UUGB इनिशिएशन कोडॉन का काम कर सकता है, लेकिन इनकी परसेंटेज काफी कम है। मोस्टली जो इनिशिएशन कोडॉन का काम करता है वो है AUG। बहुत ही रेयरली प्रोकैरियोट्स में GUG या UUG भी इनिशिएशन कोडॉन का काम करता है। तो आपको मेनली ये याद रखना है, AUG कोड्स फॉर मिथियोनिन। AUG एक अमाइनो एसिड को कोड करता है जो है मिथियोनिन। मिथियोनिन एक अमाइनो एसिड है बच्चों, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। आपको कभी पूछा जाए, मिथियोनिन कोड करता है AUG, और AUG है इनिशिएशन कोडॉन। mRNA में जो रीडिंग फ्रेम है वो यहीं से शुरू हो जाती है, AUG से आगे रीड करना हम शुरू कर देते हैं। तो यहीं से प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होती है, इसको कहते हैं हम इनिशिएशन कोडॉन। ये याद रखना, अनयूजुअली प्रोकैरियोट्स में GUG और UUG इनिशिएशन कोडॉन का काम करता है। यूकैरियोट्स में AUG मिथियोनिन को कोड करता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में ये एक मॉडिफाइड मिथियोनिन को कोड करता है, उसको कहते हैं बच्चों N-फॉर्माइल मिथियोनिन। N-फॉर्माइल मिथियोनिन नाम की एक मॉडिफाइड अमाइनो एसिड है, मिथियोनिन को कोड करता है। किसमें? प्रोकैरियोट्स में। यहां लिखता हूं मैं प्रोकैरियोट्स। इन प्रोकैरियोट्स AUG कोड फॉर N-फॉर्माइल मिथियोनिन। उस मिथियोनिन को हम शॉर्ट में इस वजह से यूज करते हैं, इधर F लिखते हैं, N-फॉर्माइल मिथियोनिन। ठीक, और यूकैरियोट्स में ये मिथियोनिन को कोड करते हैं। समझ गया बच्चों, ये इनिशिएशन कोडॉन हो गया। और एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इन 64 कोडॉन में से, आपको मालूम है 64 कोडॉन से 64 कोडॉन में से 3 कोडॉन्स ऐसे हैं जो सिग्नल करता है टर्मिनेशन को। ठीक, उनको कहते हैं बच्चों टर्मिनेशन कोडॉन्स। टर्मिनेशन कोडॉन्स, टर्मिनेशन कोडॉन्स 64 में से 3 कोडॉन्स जो है वो टर्मिनेशन कोडॉन्स कहलाता है। वो है बच्चों UAA, UAG, UGA। These 3 कोडॉन्स आर टर्मिनेशन कोडॉन्स। याद रखना आप, इन 3 कोडॉन्स से कोई अमाइनो एसिड स्पेसिफाई नहीं होता, इनमें कोई सेंस ही नहीं है, इनमें कोई मतलब नहीं है, इसलिए इन कोडॉन्स को हम नॉन सेंस कोडॉन भी कहते हैं। नॉन सेंस कोडॉन्स, दे डोंट हैव एनी सेंस, दे डोंट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड, दे डोंट स्पेसिफाई एनी अमाइनो एसिड, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन सेंस कोडॉन्स कहते हैं, टर्मिनेशन कोडॉन्स। जब भी mRNA में कहीं पर भी, आमतौर पर ये एंड पे होते हैं mRNA की, अगर एक फंक्शनल mRNA हो, सही RNA हो, तो उसके एंड पे ये कोडॉन्स आता है। नहीं तो किसी म्यूटेशन की वजह से कभी कभार इनकी जो अपीयरेंस जो है ये mRNA के बीच में कहीं भी हो सकता है। जहां पर भी ये कोडॉन्स अपीयर होंगे mRNA में, वहीं पर जो है प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन टर्मिनेट होती है। इसीलिए इसको हम टर्मिनेशन कोडॉन्स कहते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस को वहीं टर्मिनेट करते हैं जहां पर ये अपीयर होगा। आमतौर पर ये एंड पे होती है, जब एंड पे हो तो सही प्रोटीन बनेगा, अगर mRNA के बीच में होगा तो प्रोटीन की इमैच्योर टर्मिनेशन हो जाएगी और वो प्रोटीन सही नहीं बनता। ठीक है बच्चों, तो इनको अलग से कुछ नाम भी रखा हुआ है, ऐसे UAA को ओकर कहते हैं, ओकर। UAG को एम्बर कहते हैं, UGA को ओपल कहते हैं। ओकर, एम्बर, ओपल। तो ये नाम पता है किसे रखा है बच्चों, थोड़ा सा बता दूं आपको कि ये UAG जो टर्मिनेशन कोडॉन है, इसको डिस्कवर किया था 2 साइंटिस्ट ने। उन 2 साइंटिस्ट ने फिर इस टर्मिनेशन कोडॉन को नाम देना चाहा, तो उन्होंने कहा कि हम अपने दोस्त का नाम पे ये रख लेंगे। तो उसके दोस्त के नाम का मतलब एम्बर होता है। उसके दोस्त के नाम में जो वर्ड है
एक वर्ड उसका मतलब है एम्बर। एम्बर एक कलर का नाम है बच्चों, एक ऑरेंज रेड एक कलर होती है, उसको हम एम्बर कहते हैं। तो बाकी जो बाद में डिस्कवर हुए टर्मिनेशन कोडान्स, उनको इसी से रिलेटेड कलर्स के नाम दिए गए, ओपल ओकरी कलर्स के नाम है, मिनरल्स के कलर के नाम है। ठीक है, तो ये किया जाता है अक्सर। मिसाल जैसे जब क्रोमोसोम की डिस्कवरी, सबसे पहला क्रोमोसोम जो एक्स क्रोमोसोम डिस्कवर हुआ है, एक्स क्रोमोसोम को नाम दिया था एक्स बॉडी। फिर बाद में एक्स क्रोमोसोम के बाद जो डिस्कवर हुआ सेक्स क्रोमोसोम वाई, तो उनको अगर उन्होंने ये बात की आपस में कि एक्स के बाद वाई आती है, तो हम इस क्रोमोसोम को जो एक्स के बाद डिस्कवर हुआ उसको वाई नाम रख लेते हैं, वो रख लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, उसी तरह से सबसे पहला ये एम्बर वाली टर्मिनेशन कोडान डिस्कवर हुई, फिर बाद में ये डिस्कवर हो तो इसी से रिलेटेड कलर्स का नाम उनको रख दिए। कलर्स के नाम है ओकर, एम्बर, ओपल। तो ओकर UAA, एम्बर UAG, ओपल UGA। ठीक है बच्चों, ये नाम भी कभी कभार पूछ सकते हैं, आप याद रखना। ठीक है, ओके बच्चों। और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इनका ये है कि जेनेटिक कोड जो है वो कॉमा लेस है। इसको हम यार जेनेटिक कोड हैव नो पंक्चुएशन, नो पंक्चुएशन, नो पंक्चुएशन या कॉमा लेस है। कॉमा लेस मींस जब इनिशिएशन कोडान से रीडिंग शुरू हुई तो कहीं पर रुकता नहीं है, कंटिन्यूअस रीड करते हैं टिल टर्मिनेशन कोडान, AUG, इसके बाद CCU, इसके बाद GUG, कहीं रुकता नहीं है, कहीं पर कोई कॉमा फुल स्टॉप के मार्क नहीं है, कहीं रुकना नहीं है, पॉज नहीं है, इसलिए इनको कहते हैं देयर इज नो पंक्चुएशन या इट इज कॉमा लेस। सही बच्चों। मेन इंपॉर्टेंट एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इसका यह है बच्चों, जिस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, वो है कि जेनेटिक कोड डीजेनरेट है। टाइम आदि है हमारे पास टाइम। जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट, जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जेनेटिक कोड का। जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट। बच्चों डीजेनरेसी का मतलब क्या है? यहां एग्जांपल लेता हूं आपको मैं, CCA, CCU, CCG, CCC में कितने कोडान्स बनाए? 1 2 3 4 कोडान्स। तो आपको मालूम है बच्चों, हमारे पास 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है और 64 कोडान्स है, मोर देन सफिशिएंट। 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए 20 कोडान्स काफी था, लेकिन ये ज्यादा क्यों है? ये इसका जवाब इस डीजेनरेसी में आपको मिलेगा। क्या होता है बच्चों कि कुछ कोडान्स ऐसे हैं, कुछ कोडान्स ऐसे हैं जो एक खास अमीनो एसिड को, किसी एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं। मोर देन वन कोडान्स, मोर देन वन कोडान्स कोड्स फॉर ए अमीनो एसिड। जैसे मिसाल CAA, CCA, CCU, CCG, CCC, ये सब कोड करते हैं प्रोलीन को। तो प्रोलीन इज कोडेड बाय, स्पेसिफाइड बाय मोर देन वन कोडान्स। व्हेन मोर देन वन कोडान्स कोड्स फॉर एन अमीनो एसिड, दिस इज कॉल्ड डीजेनरेसी। इसी को कहते हैं जेनेटिक कोड डीजेनरेट है। जेनेटिक कोड डीजेनरेट का मतलब एक अमीनो एसिड को कोड कर सकता है मोर देन वन कोडान्स। एन अमीनो एसिड कैन बी स्पेसिफाइड बाय मोर देन वन कोडान्स। ठीक, इसी कंडीशन को हम कहते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं डीजेनरेसी। ठीक, जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट मींस मोर देन वन कोडान्स कोड फॉर ए पर्टिकुलर अमीनो एसिड, दैट इज प्रोलीन। मिसाल इसी तरह से आपको बता दूं बच्चों, सीरीन, आर्जिनिन और ल्यूसीन, ये 3 अमीनो एसिड हैं। इनको कोड करते हैं 6 कोडान्स। इसको 6 कोडान, इसको 6 कोडान, इसको 6 कोडान। These 3 amino acids each have 6 codons, 6 codons। ठीक, कुछ के 4 हैं, कुछ के 2 हैं। 2 अमीनो एसिड ऐसे हैं बच्चों जो अक्सर आपको याद रखने पूछा जा सकता है, जिनके सिंगल कोडान्स हैं। वो है बच्चों मिथियोनिन और मिथियोनिन में लिखता हूं फुल नाम, मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन। मिथियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन वो 2 अमीनो एसिड हैं बच्चों जिनके सिंगल कोडान है,
सिंगल कोडॉन्स, दीज टू हैव सिंगल कोडॉन्स। बाकी 18 के ये 2 अमीनो एसिड को छोड़कर बाकी 18 अमीनो एसिड से कुछ के 2 हैं, कुछ के 4 हैं, कुछ के 6 हैं। 6 वाले यहां लिखा, तो ये 2 में इंपॉर्टेंट थे। 6 किन क्या होते हैं, 1 किन क्या होते हैं, ये अक्सर पूछा जाता है। तो सीरीन, आर्जिनिन, ल्यूसीन के 6 कोडॉन्स हैं और मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफैन के सिंगल कोडॉन्स हैं। अब इस डिजेनरेसी की बुनियाद पे आपको मैं थोड़ा सा रोशनी डालूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइम ना हो तो मैं जल्दी इसको आपको समझा सकता हूं। तो बच्चों, डिजेनरेसी को जो एक्सप्लेन करता है उसके लिए एक हाइपोथेसिस, उसको कहते हैं वोबल हाइपोथेसिस। वोबल हाइपोथेसिस ये डिजेनरेसी को एक्सप्लेन करते हैं। व्हाई जेनेटिक कोड इज डिजेनरेट इज एक्सप्लेन्ड बाय वोबल हाइपोथेसिस। ये दिया था बच्चों फ्रांसिस क्रिक ने। क्रिक ने ये प्रपोज किया था वोबल हाइपोथेसिस। ठीक, तो वोबल हाइपोथेसिस को समझाने से पहले आपको टीआरएनए की स्ट्रक्चर का पता होना जरूरी है। तो मैं यहां टीआरएनए की स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा। हाँ, ये 5 प्राइम, ये टीआरएनए की एक रफ स्ट्रक्चर है बच्चों। क्लोवर लीफ मॉडल इसको कहते हैं। इसके बारे में हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। हल्का सा भी आपको बता दूं कि टीआरएनए के कई रीजन्स हैं। इस रीजन को कहते हैं बच्चों एंटीकोडॉन लूप। एंटीकोडॉन लूप कहते हैं। इसके बारे में कल हम डिटेल में बताएंगे। एंटीकोडॉन लूप, ये वाला आप देख सकते हो, ये 5 प्राइम वाला साइड है और ये 3 प्राइम वाला साइड है। यहां पर एक बेस है CCA, इसी के साथ अमाइनो एसिड जो है जुड़ा रहता है। कल इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो इसका 3 प्राइम वाला साइड, ये 5 प्राइम वाला साइड, इस लूप को कहते हैं बच्चों एंटीकोडॉन लूप। एंटीकोडॉन लूप, एंटीकोडॉन रीजन कहते हैं। ये एंटीकोडॉन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कोडॉन को रीड करता है। ये एमआरएनए जो आप यहां बनाया था, हम यहां बनाएंगे। मान लो 5 प्राइम 3 प्राइम है एमआरएनए की। से बच्चों इनिशिएशन कोड की हम बात करेंगे AUG। तो AUG किसको कोड करता है, मिथ्योनिन को। तो यहां अमाइनो एसिड हम मिथ्योनिन लिख सकते हैं। जब एंटीकोडॉन लिख दिया तो मिथ्योनिन भी आप लिख सकते हैं। AUG, तो AUG को रीड, एमआरएनए पर कोडॉन को रीड करने वाला कौन होता है, टीआरएनए। टीआरएनए रीड्स द कोडॉन्स प्रेजेंट ऑन द एमआरएनए। तो रीड करने के लिए टीआरएनए का एक खास रीजन होता है, उसको कहते हैं बच्चों एंटीकोडॉन रीजन है, एंटीकोडॉन लूप। एंटीकोडॉन में क्या होती है, बेसिस होती हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री होती है कोडॉन्स की। तो जी के कॉम्प्लीमेंट्री क्या है बच्चों, C। यू के कॉम्प्लीमेंट्री A की कॉम्प्लीमेंट्री T तो आएगा नहीं, ये आरएनए है तो यहां UAC। तो यहां पर इसको कहते हैं एंटीकोडॉन। ये UAC एंटीकोडॉन है। UAC इज एंटीकोडॉन, ये UAC एंटीकोडॉन है। इस लूप का नाम एंटीकोडॉन लूप हो गया। ये UAC एंटीकोडॉन है, ये कोडॉन को रीड करता है। ठीक, तो ये 5 प्राइम से अगर हम नाम ये करेंगे, नंबरिंग लेंगे, तो ये पहला बेस, दूसरा बेस, तीसरा बेस। 5 प्राइम से नंबरिंग तो ये पहला बेस, दूसरा बेस, तीसरा बेस। ठीक, तो वोबल हाइपोथेसिस फ्रांसिस क्रिक ने दिया था बच्चों। तो वोबल का मतलब होते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, रिलैक्सेशन। ठीक है, तो ये क्रिक कहता है कि जब कोडॉन एंटीकोडॉन कोडॉन जब बेस पेयरिंग होता है टीआरएनए और एमआरएनए के बीच में, तब जो एंटीकोडॉन का तीसरा बेस, कोडॉन का पहला बेस, इनके दरमियान स्ट्रिक होती है बेस पेयरिंग। यानी यू हमेशा ए के साथ, ए हमेशा यू के साथ बेस पेयरिंग होगा। देयर इज स्ट्रिक्ट बेस पेयरिंग बिटवीन थर्ड बेस ऑफ एंटीकोडॉन, फर्स्ट बेस ऑफ कोडॉन। अगेन, अच्छा, देयर ऑकर्स स्ट्रिक्ट वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग भी इसको कहते हैं। स्ट्रिक्ट बेस पेयरिंग या एक्चुअल बेस पेयरिंग होती है सेकंड बेस ऑफ एंटीकोडॉन एंड सेकंड बेस ऑफ कोडॉन के बीच में स्ट्रिक्ट बेस पेयरिंग होती है। लेकिन जो तीसरा पोजीशन है कोडॉन का
पहला पोजीशन है एंटी कोडान का, यहां लिखता हूं मैं फर्स्ट बेस ऑफ एंटी कोडान, फर्स्ट बेस ऑफ एंटी कोडान एंड थर्ड बेस ऑफ कोडान, थर्ड बेस ऑफ कोडान। इन दोनों के दरमियान बेस पेयरिंग जो है वो स्ट्रिक्ट नहीं होता, ये स्ट्रंजेंट नहीं होता, इट इज फ्लेक्सिबल, देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी, देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी इन बेस पेयरिंग बिटवीन द फर्स्ट बेस ऑफ एंटीकोडान एंड थर्ड बेस ऑफ कोडान। तो इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से यहां पर जो सी है, यहां पर जो बेस है वो किसी और बेसिस के साथ भी बेस पेयरिंग कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट बेस पेयर नहीं होने की वजह से। तो फ्लेक्सिबिलिटी किस में होता है, वो कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी तब होता है जब फर्स्ट बेस पर, फर्स्ट बेस ऑफ एंटीकोडान जी हो, जब फर्स्ट बेस ऑफ एंटीकोडान जी हो, मिसाल के तौर पर यहां जी आएगा, अगर यहां जी हो, अगर जी हो, अगर फर्स्ट बेस ऑफ एंटीकोडान जी हो, तो ये कोडान के सी के साथ भी बेस पेयरिंग हो सकता है, यू के साथ भी बेस पेयरिंग हो सकता है। तो यहां देखो सी जी सी तो स्ट्रिक्ट बेस पेयर है, लेकिन सी यू जो है अनयूजुअल बेस पेयर है, ये यूजुअल बेस पेयर नहीं है, नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां फ्लेक्सिबिलिटी होता है। इसी होने की वजह से, इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से बच्चों एक अमाइनो एसिड को मोर देन वन कोडान्स जो है स्पेसिफाई करती है, ठीक। तो व्हाई देयर इज डिजेनरेसी, बिकॉज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन द बेस पेयरिंग ऑफ फर्स्ट बेस ऑफ एंटीकोडान एंड थर्ड बेस ऑफ कोडान, ठीक, विच इज कॉल्ड वेबल हाइपोथेसिस, जो फ्रांसिस क्रिक ने दी। उसी तरह से अगर फर्स्ट बेस ऑफ एंटीकोडान पे यू हो तो वो ए के साथ भी बेस पेयरिंग हो सकता है, वो जी के साथ भी बेस पेयरिंग हो सकता है। तो अगर जी और यू हो फर्स्ट बेस ऑफ एंटीकोडान पे, तो वो सी और यू के साथ, जी होगा तो सी और यू के साथ, यू होगा तो ए और जी के साथ। तो यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी है, यहां पर चॉइस होता है, सी के साथ भी यू के साथ भी। तो इसी फ्लेक्सिबिलिटी को हम कहते हैं वेबल, वेबल मींस फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है बच्चों। तो आज यहीं पर रख लेते हैं, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बचता है बच्चों, इनको हम इंशाल्लाह कल आपके सामने रखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।